This conference will now be recorded. ओके, तो सेशन रिकॉर्ड स्टार्ट कर दिया है। तो देखते हैं वाइल लूप कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हैश इंक्लूड IOSTREAM वाइल लूप के लिए सबसे पहले क्या यूज करेंगे, जितने भी हमारे इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स हम यूज करते हैं उनके लिए IO स्ट्रीम हमने यूज कर लिया है। ठीक है, उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस। अच्छा, किसी को अगर जावा आती हो तो जावा में जैसे हम लिखते हैं ना कॉम डॉट एग्जाम्पल डॉट अपने प्रोजेक्ट का नाम, तो नेम स्पेस का मतलब वही है। ठीक है, क्योंकि जावा में भी हम जैसे क्या यूज करते हैं, अलग अलग फाइल्स यूज करते हैं, तो उसमें उस पर लगाते हैं कॉम डॉट एग्जाम्पल। तो जो जावा में कॉम डॉट एग्जाम्पल होता है, सेम काम यहाँ पे इसका होता है नेम स्पेस का, सारी की सारी फाइल्स को अपने उसमें लाना। ठीक है, तो जिसने पढ़ी है, जिसको आती है, उसके लिए मैं रिलेट करके बता रहा हूँ नेम स्पेस का मतलब। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, सबको पता है मेन इंट मेन लगाया, एंटर, इंट आई इज इक्वल टू 0। अब जैसे वाइल का आपको पता ही है, वाइल आई इज लेस देन 5, तो यानी वाइल, अच्छा वाइल में क्या होता है, वाइल का सिंटेक्स मैं आपको समझा देता हूँ। सर कैन यू, हाँ बिल्कुल, आई कैन जूम माय स्क्रीन, जस्ट वेट। अच्छा, आप लोग अगर को दिखता नहीं है कुछ यहाँ पे, तो आप लोग अगर फोन में यूज कर रहे हैं तो आप अपने फोन में भी जूम कर सकते हैं मेरी स्क्रीन को। करके देखिए, आप दोनों हाथ से पिंच करिए, जैसे ऐसे करते हैं ना, ऐसे जैसे हम इसमें करते हैं। आप ये गो टू मीटिंग में भी अपने हाथ से पिंच करके अपनी स्क्रीन को जूम कर सकते हैं। अगर मैं कभी भूल जाऊं तो आप लोग भी जूम कर सकते हैं। ओके ग्रेट, ठीक है। तो ठीक है, वाइल आई लेस देन 5। अब वाइल में सब लोग कंफ्यूज होते हैं कि वाइल चलता कैसे है। कभी हम उसमें नॉट यूज करते हैं, कभी उसमें हम यस यूज करते हैं, कभी उसमें ट्रू यूज करते हैं। तो वाइल का कॉन्सेप्ट होता है, वाइल चलता कैसे है, वाइल इसके अंदर जब तक ट्रू कंडीशन होगी तब तक वाइल चलेगा। जब ये कंडीशन अंदर वाली फॉल्स हो जाएगी, सॉरी ये वाली, यहाँ हम लिखते हैं ऐसे, वाइल ट्रू, तो जब तक ये ट्रू रहता है तब तक वाइल चलता है। तो वाइल में आपको सिर्फ एक ही चीज समझनी है, जब तक वाइल ट्रू होता है तभी तक वाइल चलेगा। अगर वाइल के अंदर की चीज फॉल्स हो गई तो वाइल नहीं चलेगा। ठीक है, तो वाइल में कंफ्यूजन सिर्फ ये रहती है कि वाइल के अंदर की चीज ट्रू तक चलती है या फॉल्स तक चलती है। तो जब तक आई की वैल्यू 5 से कम होगी तब तक ये वाइल चलेगा। जैसे ही आई की वैल्यू 5 से ज्यादा हो जाएगी या बराबर हो जाएगी, बिकॉज हमने इक्वल टू साइन भी यूज नहीं किया है, तो जब आई की वैल्यू 5 के बराबर हो जाएगी ये वाइल का चलना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ब्रेसेस ब्रेसेस के आप यहाँ पे लिखना शुरू करेंगे, सी आउट आई, और आई के साथ अगर नेक्स्ट लाइन में यूज करना है तो मैंने कल बताया था क्या यूज करेंगे, बैकस्लैश n। ठीक है, आई डोंट थिंक इतने में किसी को कोई दिक्कत होनी चाहिए। और इसके बाद आई प्लस प्लस। ठीक है, या तो आप आई प्लस प्लस यूज कर लो, या फिर प्लस प्लस आई यूज कर लो, या फिर आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है वाइल का एग्जांपल। ये क्या करेगा, आई की वैल्यू स्टार्टिंग में कितनी है, 0। अब जब तक आई की वैल्यू 5 से, स्टार्टिंग में क्या होगा इसको अब सी प्लस प्लस में, चलो पहले इसको फिनिश करते हैं कोड लिखना, फिर एक चीज बताऊंगा जिससे आप हर बार कोड एकदम करेक्ट लिख पाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा कोड हो गया। तो सी प्लस प्लस में हम जब भी कोड बनाते हैं उसके बाद सेल्फ डिबगिंग करनी होती है, उसको हम बोलते हैं ट्रेसिंग। तो यहाँ पे लिख लो आई इक्वल टू, स्टार्टिंग में क्या है, 0। उसके बाद जाएगा यहाँ पे वाइल आई इज लेस देन 5, यानी मैंने पूछा वाइल 0 इज लेस देन 5, ट्रू और फॉल्स, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, तो मैंने बोला ये है ट्रू। अगर ट्रू है तो फिर क्या होगा, सी आउट, सी आउट 0, यानी सबसे पहले क्या प्रिंट होगा, 0। उसके बाद क्या होगा, 0 प्लस प्लस इक्वल टू कितना होता है, 1। उसके बाद ये हो गया। उसके बाद वाइल का कोड खत्म हो गया। अब वाइल का एग्जीक्यूशन खत्म हो गया तो दोबारा से वाइल कहाँ जाएगा, अपने यहाँ पे वापस जाएगा, है ना। तो 0 प्लस प्लस 1 हो गया था, तो अब क्या चेक होगा, आई इक्वल टू कितना हो गया, 1। तो अब ये क्या चेक करेगा, इस कोड को दोबारा से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और उसको चेंज करते रहेंगे। ट्रेसिंग का पहला स्टेप पूरा। अब क्या हो गया, आई की वैल्यू कितनी हो गई है, 1। तो वाइल 1 इज लेस देन 5, ट्रू और फॉल्स, ट्रू, तो यहाँ आउटपुट कितना आ जाएगा, 1। तो ऐसा करते करते उसके बाद क्या हो जाएगा, 1 प्लस प्लस 1 प्लस प्लस कितना हो जाएगा, 2। तो ऐसे करते करते हम कहाँ तक इसको लिखेंगे, जब तक आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4। आई इज इक्वल टू 4 है, तो वाइल 4 इज लेस देन 5, सॉरी
4 इज लेस देन 5 ट्रू, तो सी आउट कितना आ जाएगा 4। उसके बाद क्या करेंगे 4 प्लस प्लस कितना हो जाएगा 5। तो जैसे ही 4 प्लस प्लस 5 हुआ तो अब आई की वैल्यू कितनी हो गई, आई की वैल्यू हो गई 5। वाइल 5 लेस देन 5 ये ट्रू है या फॉल्स है, ये है फॉल्स, है ना, बिकॉज 5 इज लेस देन 5 इज अ फॉल्स कंडीशन। तो यहाँ पे क्या कुछ आउटपुट आएगा, नहीं आएगा, यहाँ पे कुछ आउटपुट नहीं आएगा। अगर आउटपुट नहीं आएगा यानी वाइल आपका चलानी है, तो इसके बाद आपको कोई आउटपुट नहीं मिलेगा। तो इसको एक बार रन करा के देख लेते, ये होती है सेल्फ ट्रेसिंग जिसको बोलते हैं डिबगिंग, ठीक है। तो इसको एक बार रन करा के देखते हैं, अगर एरर होगी प्रोग्राम में तो हमें पता चल जाएगी। ओके, तो रन करते हैं प्रोग्राम रनिंग। तो हमारा आउटपुट हमें मिल गया। आउटपुट कितना मिला, आउटपुट मिला है 0 1 2 3 4। तो ये हमें आउटपुट मिल गया, और ये था हमारा पूरा का पूरा वाइल लूप। अब किसी को कोई दिक्कत वाइल में, अच्छा वाइल चलाने का, अगर मैं यहाँ पे करता हूँ वाइल आई इज नॉट, अच्छा नॉट ऐसे लिखते हैं, ठीक है, नॉट इज इक्वल टू 5। तो इसको एक बार चलाते हैं। तो देखिए इस केस में भी हमें आउटपुट क्या मिला 0 1 2 3 4, है ना। लेकिन अगर मैं यहाँ लिखता हूँ आई इज नॉट इक्वल टू 0, अब आउटपुट देखना, आउटपुट क्या आएगा, अब कुछ आउटपुट नहीं आएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में कंडीशन फॉल्स हो गई है। आई इज नॉट इक्वल टू 0, लेकिन आई तो स्टार्टिंग में 0 है। तो वाइल को मैंने बोला जब तक इसके अंदर ट्रू कंडीशन होगी तब तक चलेगा, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है इसने, 0 इज नॉट इक्वल टू 0, इट्स अ फॉल्स कंडीशन। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 0 इज नॉट इक्वल टू 2, यानी इसको 2 पे आके रुकना है। तो देखिए 0 1। और अगर मैं ऐसे करता हूँ वाइल आई इज इक्वल टू 0, है ना, वाइल आई इज इक्वल टू 0 द ट्रू कंडीशन। तो देखिए लेकिन अब दोबारा आई की वैल्यू 1 हो गई, तो 1 इज इक्वल टू 0 इज अ फॉल्स कंडीशन। तो लेकिन अगर मैं ऐसे करता हूँ आई इज इक्वल टू 5, तो देखिए ये तो स्टार्टिंग में फॉल्स कंडीशन, क्योंकि स्टार्टिंग में आई की वैल्यू कितनी है 0। तो ना कभी वाइल चलेगा, ना कभी आई प्लस प्लस होगा, ना कभी आई की वैल्यू 5 हो पाएगी। तो आपको क्या समझना है, वाइल के अंदर अगर मैं यहाँ 0 डालता हूँ, ठीक है, तो वैल्यूज कभी ट्रू नहीं हो रही हैं। अगर मुझे 1 डायरेक्टेड, अच्छा ये इसमें कुछ एरर आई है, सॉरी कुछ और प्रोग्राम चल गया है, इस कंपाइलर में नहीं चलता है। अगर आपको इन्फिनाइट लूप चलाना है तो आप ये कमांड यूज कर सकते हो, ठीक है। तो वाइल के अंदर मैंने क्या बताया आपको, यहाँ पे क्या होना चाहिए, हमेशा के लिए वैल्यू ट्रू होनी चाहिए, तो तब तक आपका वाइल लूप चलेगा। अगर आप यहाँ पे कोई भी फॉल्स कंडीशन लिख दोगे तो आपका वाइल लूप उसके बाद एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। तो सिंपल सी एग्जीक्यूट, दो तरीके हैं, आई इज लेस देन 5, एक ये तरीका, दूसरा तरीका क्या है, वाइल आई इज नॉट इक्वल टू 5, एक तरीका ये भी है। आप ये यूज नहीं कर सकते, आई इक्वल टू 5 नहीं कर सकते, बिकॉज आई की वैल्यू स्टार्टिंग में क्या है 0 है। तो अब सर किसी को कोई डाउट इसमें, किसी को कोई डाउट है तो मैसेज कर सकते हैं प्लीज। ये सर हाँ खुशहाल बोलो, खुशहाल कौशल कौन था, नाम एग्जैक्ट नहीं आ पाया आपका। ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं है, तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अच्छा कल किसी ने पॉइंटर्स पढ़ाने के लिए भी बोले थे शायद से ना, तो हम फंक्शन से पहले एरे और पॉइंटर्स पढ़ लेते हैं, ठीक है। फंक्शन से पहले ही एरे और पॉइंटर्स देख लेते हैं, बिकॉज फंक्शंस में कॉल बाय रेफरेंस मेथड भी यूज होता है, तो उस चीज के लिए हम पॉइंटर्स और एरेज भी देख लेते हैं। एरे बहुत सिंपल है, एरे का एक एग्जांपल लिखता हूँ मैं आपके लिए। अब पूरा नहीं काटेंगे, टाइम वेस्ट होगा पूरा काट के, इतना हमेशा के लिए रहने देंगे, ठीक है। तो एरे यूज कर रहा हूँ, तो कभी कभी मैं स्ट्रिंग भी यूज कर लूंगा, तो उसके लिए क्या इंपोर्ट कर लेता हूँ, हैश इंक्लूड स्ट्रिंग, हैश इंक्लूड स्ट्रिंग मैंने यहाँ पे अपॉइंट कर लिया। तो उसके बाद ले लेते हैं, चलो स्ट्रिंग ही लगाते हैं, जब स्ट्रिंग यूज कर लिया है तो स्ट्रिंग WH, मैं अलग अलग गाड़ियों के नाम लिख रहा हूँ, तो इसलिए WH फॉर व्हीकल्स मैं यूज, अच्छा एरेज हैं, तो एरे आपको पता ही है, अगर मैं 4 वैल्यूज लूंगा तो मुझे ऐसे स्टोर करानी पड़ेंगी, है ना, और वैल्यूज असाइन भी कराता हूँ अगर, तो ब्रेसेस के बीच में करानी पड़ेंगी। गुड मॉर्निंग,
ठीक है, तो इसके बीच में अब मैं स्ट्रिंग है तो ऑब्वियसली इन कोट्स के बीच में लूंगा, तो पहली वैल्यू ले लेता हूँ मैं, क्या लें, बस। ठीक है, बस, कॉमा, ट्रेन, कॉमा, कार, कॉमा, फ्लाइट। तो ये हमने क्या किया, चार वैल्यूज ले ली। ठीक है, तो इसको बाहर आते हैं, टर्मिनेशन कराया, सेमीकोलन लगाया। अगर मैं करता हूँ सी आउट, अगर मुझे कोई वैल्यू प्रिंट करानी है इस एरे की, तो मैं क्या करूँगा, सी आउट, वी ई एच। अब सी आउट एक ही बार रन करेगा, तो मैं कोई एक ही वैल्यू रन करा सकता हूँ, तो इसको बोलते हैं इंडेक्सिंग, इंडेक्सिंग ऑफ एन एरे। तो इंडेक्सिंग यानी इंडेक्सिंग कैसे होगी, एरे है यानी स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे और इसके अंदर उसका कोई भी इंडेक्स पास करेंगे, चलो 2 डालते हैं। ठीक है, और इंट मेन है तो रिटर्न 0 को रन कराया, आउटपुट क्या है, कार, वाई कार, बिकॉज व्हीकल ऑफ 2, बस इज एट इंडेक्स 0, ट्रेन इज एट इंडेक्स 1, कार इज एट इंडेक्स 2। ठीक है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, इंडेक्सिंग। आप कितनी भी चीजें यहाँ से इंडेक्स करा सकते हो। अगर आपको एक से ज्यादा चीजें प्रिंट करानी है तो हम क्या यूज करेंगे उस टाइम पे, हम यूज करेंगे लूप का। तो बहुत सिंपली इसको कर लेते हैं। अब एक चीज देखते हैं इसमें वैल्यू अपडेट कैसे करते हैं। ठीक है, ये तो हो गया, मैंने इसको प्रिंट भी करा दिया, लेकिन अगर अब मैंने कराना चाहता हूँ वी ई एच ऑफ 2 इज इक्वल टू, अब मैं कुछ यहाँ पे और डालता हूँ, यहाँ पे डालते हैं बाइक। यहाँ क्या डाल दिया हमने, सॉरी, बाइक। ठीक है, अब सी आउट कराएंगे, सी आउट व्हीकल ऑफ 2, तो आउटपुट चेंज हो जाएगा, दो आउटपुट हमें मिलेंगे, कार और बाइक। अगर आपको दोनों अलग अलग लाइन पे चाहिए तो यहाँ पे क्या यूज कर लेंगे, एंड एल। दोबारा रन करते हैं, टाइम ले रहा है तो उसको दोबारा खोल लेते हैं। ठीक है, पहले हमारा आउटपुट था कार, उसके बाद हमने कार की वैल्यू चेंज करी किससे, बाइक से, तो हमें आउटपुट क्या मिल गया, उसके बाद हमें आउटपुट मिल गया बाइक। अच्छा, जूम कर देता हूँ। ठीक है, अब सही होगा शायद से। पहले हमें आउटपुट मिला कार, उसके बाद हमने एरे, सॉरी एरे नहीं, इंडेक्सिंग के थ्रू अपने एरे की वैल्यू चेंज करी, तो उसके बाद हमारी एरे की सेकंड इंडेक्स यानी 0 1 2 में यानी थर्ड वैल्यू पे हमने उसको अपडेट करा दिया। तो ये थे एरेज। अब हम एरे के बाद देखते हैं पॉइंटर्स। चलो पहले, अच्छा एरे और लूप के साथ हमने नहीं चलाया ना सारी की सारी वैल्यू एक साथ, तो एक एग्जांपल देख लेते हैं एरे का। एक साथ एक, जब लूप के साथ उसे आइटरेट करेंगे, इसको बोलते हैं आइट्रेशन, या फिर ट्रेवल्सिंग थ्रू एन एरे, इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं ट्रेवल्सिंग थ्रू एन एरे। अच्छा, एरे होती क्या है, आप लोगों को एक फिक्स डेफिनेशन होती है एरे की जो हर बुक में नहीं मिलेगी। गुरुजी को मेरा प्रणाम, प्रणाम अमित शाह जी, मोदी जी चले गए आप आ गए। ठीक है, एरे की डेफिनेशन होती है कंटीजियस, JOUS, कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन ऑफ डेटा। ठीक है, अच्छा ये कंटीजियस होता है, कंटिन्यूस नहीं होता है, बिकॉज कंटीजियस का मतलब होता है जो भी
हमारा मेमोरी एड्रेस होगा वो साइड बाय साइड होगा, तो इसलिए इसको बोलते हैं कंटिजियस मेमोरी एलोकेशन ऑफ डेटा। और अगर हम एरे के सारे इंडेक्स को विजिट करते हैं तो हम उसको बोलते हैं ट्रैवर्सिंग थ्रू एन एरे। तो जब हम एरे की वैल्यूज प्रिंट करेंगे तो हमें एरे को ट्रैवर्स कराना पड़ेगा, तो वही देखते हैं। इसको हटा देते हैं, यहाँ पे क्या लगाएंगे, फॉर लूप। फॉर आप वाइल से भी कर सकते हो, आप फॉर से भी कर सकते हो, जिससे आपका मन करे, जो आपको ज़्यादा बेटर लगता है। इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन, कितने एलिमेंट्स हैं, 4, तो 1 0 1 2 3, और आई प्लस प्लस। ठीक है, उसके बाद अब क्या करेंगे यहाँ पे, सी आउट। सी आउट क्या, वी ई एच। अच्छा, वी ई एच को ट्रेवर्स करना है तो वी एच के अंदर क्या आएगा, इंडेक्स आएगा, और इंडेक्स हम किसके थ्रू कराएंगे, लूप के थ्रू कराएंगे, तो इंडेक्स में वैल्यू क्या आ जाएगी, आएगी। अच्छा, अब आपको एक ही लाइन में आउटपुट चाहिए तो आप ऐसे लिखेंगे, देखेंगे, देखते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे आउटपुट एक ही लाइन पे आ गए। एक बार ये कंपेयर करके देखता हूँ, अगर स्टार्ट हो गया, हाँ जी स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो अगर आपको एक लाइन पे चाहिए तो आप ऐसे कर सकते हैं, अगर आपको दो लाइन में चाहिए, मतलब सॉरी दो लाइन नहीं, अलग अलग लाइन में चाहिए, तो आप क्या यूज करेंगे लास्ट में, एंडल। तो एग्जीक्यूट कराते हैं, अलग अलग लाइन में आपको आउटपुट मिल जाएंगे। तो ये सिंपल सा एग्जांपल था, ट्रैवर्सिंग एंड प्रिंटिंग द एलिमेंट्स ऑफ एन एरे। तो ऐसे ही आप डिजाइन वाले प्रोग्राम्स भी कर सकते हो, अलग अलग चीजें कर सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट पढ़ते हैं, पॉइंटर्स की तरफ अब बढ़ते हैं। तो पॉइंटर्स से पहले आपको एक चीज बताता हूँ, उसको हम बोलते हैं, यहाँ लिख देता हूँ, रेफरेंसिंग। अच्छा, क्योंकि सारी चीज जो भी होती है किसी भी उसमें, एक्स फॉर मल्टी डायमेंशनल एरे, हाँ जी आप मल्टी डायमेंशनल एरे भी यूज कर सकते हो, दो लूप चलाओगे। एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ 3D एरे, और कोई कुछ और एग्जाम्पल पूछना चाहे तो बताए जल्दी से। ठीक है, और किसी को डाउट नहीं, तो उसमें पहले मल्टी डायमेंशन एरे देख लेते हैं। और कोई डाउट अगर किसी का है तो, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, अच्छा, और ठीक है, और कोई नहीं है। तो मल्टी डायमेंशनल एरे के आपको पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भी एरे को मल्टी डायमेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 4 एलिमेंट ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं 2 एलिमेंट। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ऐसे मल्टी डायमेंशनल एरे है, तो एक के अंदर एक आपके ब्रैकेट्स आने चाहिए। और ध्यान से देखिए यहाँ पे कितना है, 4 वैल्यूज हैं, यानी 4 रोज एंड 2 कॉलम्स। तो हमारे पास जो ये अंदर के आएंगे यहाँ पे कितनी होंगी, 4 होंगे, और सबकी वैल्यूज कितनी होंगी, 2 होंगी। तो इन सबको काट देते हैं, समझ के लिखते हैं अच्छे से। 4 रोज हैं, 2 कॉलम्स हैं, तो हम कॉलम वाइज लिखते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, व्हीकल की जगह कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि व्हीकल अगर आप लोगे तो टफ हो जाएगा। यहाँ पे ले लेते हैं नंबर्स, NUM। ठीक है, और इसको इंटीजर कर लेते हैं थोड़ी देर, ताकि हमें कोट्स भी यूज ना करना पड़े, तो यहाँ पे ज़्यादा क्लचिंग नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लेते हैं, इंटीजर 0 0, या फिर आप ले लो 1 1। नहीं, इंडेक्स के थ्रू करते हैं, बिकॉज पहला इंडेक्स 0 होता है, तो 0 0 ले लेते हैं, जस्ट फॉर सेक ऑफ द एक्सप्लेनेशन। कॉमा, दूसरी रो आएगी मेरे यहाँ पे अब। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, रो वाइज लिखेंगे। 0 0 मीन्स 0 रो 0 कॉलम। अब जो अगला आएगा वो क्या आएगा, 0th रो फर्स्ट कॉलम, फिर अगला आएगा फर्स्ट रो 0 कॉलम, फिर अगला आएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो यहाँ पे अब क्या आएगा, यहाँ पे वैल्यूज क्या हो जाएंगी, अब कोई बताएगा। हम्म, 0 1। हाँ, आप 0 1 ले सकते हैं, लेकिन 0 0 देखो स्टार्टिंग में लिख चुका हूँ मैं ऑलरेडी। तो जैसा आपको सही लगे, जो वैल्यू लेनी चाहे, तो मैं 1 2 ले लेता हूँ, कॉमा, नेक्स्ट रो जो हमारी आएगी वो क्या आएगी, 2 4 ले लेता हूँ, चलो।
उसके बाद जो अगला आएगा यहाँ पे क्या ले लेते हैं 1 2 2 4। अच्छा चलो 2 का मल्टीप्लीकेशन ले लेते हैं। 1 2 2 4 हो गया तो 3,6 3 2 6। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत किसी को? अब ये कितनी रो हुई हैं? 1 2 3 4। ठीक है, हमने 4/2 का लिया था, 4/2 आ गया है। अब क्या करना है, इनको प्रिंट करना है। अब प्रिंट कैसे करेंगे, ध्यान दो। एक इंडेक्स को प्रिंट कराने के लिए एक बार लूप, मल्टी डायमेंशन है तो नेस्टेड लूप हम उसमें चलाएंगे। तो इस फॉर के अंदर क्या आ जाएगा, एक और फॉर लूप आ जाएगा। कोई डाउट किसी को? नहीं आएगा ना? तो इस फॉर के अंदर एक और फॉर लूप चलाते हैं। अब ध्यान दो, इस फॉर के अंदर एक और फॉर लूप चलाना है तो आपको ब्रेसेस लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर एक फॉर है और फॉर की बॉडी अलग है। तो फॉर जे इज इक्वल टू क्या आएगा, 0। जे आई जे ले सकते हो या आप कुछ भी ले सकते हो जो आपका मन करे। जे इज लेस देन 2, जे प्लस प्लस। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सी आउट में क्या जाएगा, सी आउट में जो आपका आएगा ये क्या है, नंबर ऑफ आई एंड जे। ठीक है, कोई डाउट किसी को? उसको रन कराते हैं। कहीं पे एरर आ गया, एरर देख लेते हैं कौन सी लाइन में आया आपका। मैं स्क्रीन थोड़ी छोटी करता हूँ देखने के लिए। इंट मेन एक्सेप्टेड इन फंक्शन इंट मेन बिफोर टोकन। अच्छा, एक जगह पे हमने शायद सेमीकोलन मिस कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे हमने ब्रैकेट नहीं लगाया। सो कॉलम 2 तो कॉलम 2 ही है तो 3,6 नहीं, वो मैंने कोई भी वैल्यू ली है। ये 3,6 मल्टी, आप यहाँ पे वैल्यू कोई भी ले सकते हो। चलो चेंज कर लेते हैं, तो कर लेते हैं 2,2 और से कर लेते हैं 3,3। ठीक है, और इसको एग्जीक्यूट कराते हैं। ये देखिए, वैल्यूज तो आप कुछ भी ले सकते हो ना, हम तो नेस्टेड उसका एग्जांपल ले रहे हैं खाली। अगर आपको यहाँ पे रखना है कि कौन से उसकी कौन सी वैल्यू आई है, तो इस सी आउट से पहले क्या करेंगे, एक सी आउट और चलाएंगे, TOUT, है ना। और यहाँ पे अगर आप आउटपुट कैसे चलाओगे, कॉलन लगाया, ए की वैल्यू, सॉरी, ए की वैल्यू अगर आपको इसमें लिखनी है, और साथ साथ क्या चलाओगे, आई आई, और उसके बाद क्या चलाओगे, ए आई ऑफ, ब्रैकेट बंद करने के लिए ये वाला ब्रैकेट लगाओगे। ठीक है, और उसके बाद क्या वैल्यू चलाएंगे हम, ए ऑफ आई हो गया, और साथ साथ ए ऑफ 0,0, तो यहाँ पे एक ब्रैकेट और स्टार्ट कर देते हैं साथ साथ, सॉरी ये वाला ओपन कर दिया। आई के बाद जे की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और फिर जे को ब्रैकेट जैसे यहाँ पे बंद किया है वैसे जे का भी यहाँ पे बंद कर देंगे ब्रैकेट, ये वाला। और एक साथ में स्पेस ले लेते हैं, या चलो इज इक्वल टू कर लेते हैं, इसको रन कराते हैं। अच्छा, यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगाया हमने, रन कराते हैं। ठीक है, देखिए ए यानी 0 रो, ये जो मैंने यहाँ पे बनाया ना, सर ध्यान से देखना, ये जो सी आउट ए किया है पहले, और ए के साथ ये स्टार्ट किया, वो इतना आया। उसके बाद आई, ये आई आया। उसके बाद आई का बंद किया और जे का खोल दिया, तो ये आई का बंद किया, जे का खोल दिया, और ये 0 की वैल्यू और लास्ट बंद कर दिया। इज इक्वल टू के बाद एक स्पेस और लगा लेते हैं ताकि ज़्यादा सही रहेगा। एग्जीक्यूट। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दो, 0 रो, 0th कॉलम की वैल्यू कितनी है, 0। ठीक है, 0, और 0 रो यानी 0 रो, एक काम करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट टू कर लेते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे, I+1 और J+1, तब आपको ज़्यादा बेटर रहेगा समझने में। ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की वैल्यू कितनी है, 0। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम की वैल्यू कितनी है, 0, ये जो वैल्यू थी। ठीक, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम की वैल्यू कितनी है, 1। सेकंड रो सेकंड कॉलम की वैल्यू कितनी है, 1। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, फोर्थ रो फर्स्ट कॉलम, और लास्ट में क्या है, फोर्थ रो सेकंड कॉलम। तो अब किसी को कोई डाउट है मल्टी डायमेंशनल एरे कैसे चलती है तो बताएं। और ध्यान देना है, क्योंकि ये फॉर मैंने इसके अंदर एक ही फॉर लिखा है, ये बाकी तो फॉर की बॉडी है, तो इसलिए, ओ सॉरी, इसलिए मैंने इस
पहले फॉर में कोई भी कर्ली ब्रैकेट या ब्रेसेस नहीं लगाया है। आप लोग कंफ्यूज होंगे, सर ने तो बोला था कि एक लाइन तक चलेगा, तो यहाँ तो सर ने बहुत सारी लाइन लिख दी है, लेकिन ये जो बहुत सारी लाइन लिखी है ना, ये सिर्फ इस फॉर की है, और इस फॉर की बॉडी यहाँ से यहाँ तक है, तो ये फॉर सिंगल लाइन ही काउंट होगा। ठीक है, तो अगर आप स्टिल कंफ्यूज हो तो आप हर जगह क्या करोगे, ये ऐसे ब्रैकेट लगाओगे, उसके बाद इसको थोड़ा डिजाइन देंगे और यहाँ पे से बंद कर देंगे। ठीक है, तो सेम आउटपुट मिलेगा आपको। ये देखिए, तो अब किसी का कोई डाउट हो तो जल्दी से बताएं। फटाफट से, मैं वेट कर रहा हूँ मैसेज का। नो सर, ओके। प्रिया, आपको समझ में आया जो आपकी क्वेरी थी? सर कॉलम तो दो ही है, आउटपुट 3,6 कैसे होगा? 3,6 हमने सिर्फ वैल्यू ली थी। ओके ग्रेट, तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब किसी ने पूछा था मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, है ना? मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, जैसे मैंने यहाँ पे एक मैट्रिक्स डिफाइन कर दी है, आप क्या करोगे, एक मैट्रिक्स और डिफाइन करोगे। ये जिसका डाउट है करना, अगर नहीं आएगा तो मैं अपना नंबर यहाँ पे लास्ट में आपको दूंगा, आप मेरे से पूछ लेना, मैं आपके साथ कोड भी शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो ये दूसरी मैट्रिक्स यहाँ पे लेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करने करते टाइम जब हम फॉर लूप चलाएंगे ये वाला, तो हम इसके अंदर कंडीशन डालेंगे सबसे पहले। इफ, इफ क्या, ये जो इसका ये वाला जे है और इसका ये वाला आई है, ये मैच होता है। हाँ जी, आप एंडल की जगह बैक स्लैश एन भी यूज कर सकते हो यहाँ पे, बस इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, एंडल में क्या होता है ना, हमें कोट्स के बीच कोट्स लगाने होते हैं, तो इसलिए मैंने एंडल यूज कर दिया, उन्होंने दोनों काम नहीं किए। तो सबसे पहले जो फॉर लूप चलाने में हम क्या देखेंगे, इसका जो जे है और इसका आई है ये सेम होना चाहिए। अगर सेम है, उसके बाद क्या करेंगे, एक एक करके मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट कॉलम, जैसे क्या होता है, फर्स्ट रो के साथ सारी कॉलम मल्टीप्लाई होगी, फिर अगली रो के साथ सारी कॉलम्स मल्टीप्लाई होंगी एक एक करके, उसका थोड़ा लंबा चौड़ा कोड बन जाता है। अगर नहीं आएगा समझ में तो आप मुझे मैसेज कर लेना, मैं आपको समझा दूंगा। अभी के लिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हम पढ़ने वाले थे वो थी रेफरेंसिंग। ठीक है, रेफरेंसेस अगर हम बोलेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। रेफरेंसेस यानी मेमोरी एड्रेस जो भी होता है। तो मैंने एक इंट या चलो स्ट्रिंग ले लेते हैं, स्ट्रिंग ए इज इक्वल टू, चलो स्ट्रिंग फूड ले लेते हैं कोई, फूड इज इक्वल टू क्या लें, बर्गर। ठीक है, फूड इज इक्वल टू बर्गर, मैंने कोई वेरिएबल डिफाइन किया, तो ये बर्गर कहीं ना कहीं स्टोर होगा, और वो कैसे स्टोर होगा, किसी मेमोरी एड्रेस में स्टोर होगा। तो उस मेमोरी एड्रेस को क्या बोलते हैं, रेफरेंस। उसका रेफरेंस की वो कहाँ पे स्टोर होगा, वो चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका एक एलियस बनाते हैं। एलियस आपको पता होगा, ALIAS। एलियस का मतलब होता है किसी भी चीज की कॉपी बनाना। तो एलियस यूज करके हम उसको क्या करेंगे, स्ट्रिंग एंड, इसको एंड नहीं, इसको बोलते हैं M%, M% बोलते हैं। तो अब फूड, F इज इक्वल टू फूड। ठीक है, तो मैंने क्या किया, जो फूड था, फूड के अंदर क्या था, बर्गर था। अब इस फूड को कहाँ डाल दिया, इस फूड को डाल दिया M एंड F में, यानी M% F में। तो मैंने क्या किया, इस फूड की जो थी उसकी जगह मैंने इस फूड का क्या डाल दिया, एड्रेस डाल दिया। अब मैं इस एड्रेस को जब भी कॉल करूंगा तो क्या आउटपुट आएगा, आउटपुट आएगा बर्गर। तो इसको कहते हैं कि किसी वेरिएबल में किसी चीज का एड्रेस स्टोर कराना। तो इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं रेफरेंसेस। जब हम किसी वेरिएबल में कोई वैल्यू की जगह कोई मेमोरी एड्रेस स्टोर कराते हैं तो उसे बोलते हैं रेफरेंसिंग। ठीक है, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है रेफरेंसिंग। अब मुझे इस रेफरेंस को अगर प्रिंट कराना होगा, इस एफ को अगर मैं प्रिंट कराऊंगा, एफ, तो वहां पे क्या आ जाएगा, कोई मेमोरी एड्रेस आ जाएगा। लेकिन अगर मुझे एफ की वैल्यू चाहिए होगी तो क्या करेंगे, उस चीज के लिए हम क्या यूज करते हैं, उस चीज के लिए हम यूज करते हैं पॉइंटर्स। ठीक है, उस चीज के लिए हम यूज करते हैं पॉइंटर्स। पॉइंटर्स में क्या क्या कॉन्सेप्ट आते हैं वो देख लेते हैं। सॉरी, पॉइंटर्स, कल इसमें सबसे ज्यादा डाउट्स भी होता है स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, पॉइंटर्स में कैसे होता है, क्या चीजें होती हैं। पॉइंटर्स में कुछ चीजें होती है, मैं पहले इन सब का नाम लेता हूँ। सबसे पहले हम पॉइंटर को क्रिएट करते हैं। ठीक है, और क्रिएट करने के बाद उस पॉइंटर को एक्सेस करते हैं और लास्ट में उसको डी रेफरेंस करते हैं, यानी सबसे पहले पॉइंटर बनाया यानी कोई रेफरेंस स्टोर किया।
और उसके बाद अगर हमें जब भी पॉइंटर चाहिए होता है तो हम पॉइंटर को क्या करते हैं, डीरेफरेंस करते हैं। तो एक पॉइंटर का एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, पॉइंटर काम कैसे करता है देख लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले ये सब काट देते हैं, ठीक है। वापस आ गए अपने प्रोग्राम में। तो जैसे मैंने लिखा था वहाँ पे स्ट्रिंग, क्या लिखा था, फूड लिया था, है ना। फूड इज इक्वल टू, कौन सा एग्जांपल लिया था मैंने, पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा, अच्छा वहाँ पे बर्गर लिया था, ठीक है, कोई इश्यूज नहीं है। फूड इज इक्वल टू पिज़्ज़ा। अब जब मैं इस फूड को सी आउट कराऊंगा, सी आउट फूड, तो आउट एग्जीक्यूट करते हैं, क्या आउटपुट आया, पिज़्ज़ा। लेकिन अब मैं क्या चाहता हूँ कि मैं इसको ऐसे ना देखूं, इसको देखूं मैं क्या यूज करता हूँ, स्ट्रिंग, है ना। चलो इसको सीधा सी आउट ही करते हैं, सी आउट। क्योंकि पॉइंटर में जैसे हमने क्या किया था, एंड एफ इक्वल टू फूड किया था ना, तो हम डायरेक्ट ये भी तो कर सकते हैं, एंड फूड, है ना, ऐसे भी कर सकते हैं। ऐसे करने से क्या होगा, इसको यहाँ पे क्या यूज करते हैं, एंड एल यूज कर लेते हैं ताकि अलग अलग लाइन में दिखे। एग्जीक्यूट कराया तो देखो, तो पहले तो क्या आया, उसकी वैल्यू आ गई फूड की, उसके बाद उसका मेमोरी एड्रेस आ गया। तो इस मेमोरी एड्रेस को अगर मैं स्टोर कराता हूँ तो उसको बोलते हैं पॉइंटर। पॉइंटर इज अ वेरिएबल दैट स्टोर्स मेमोरी एड्रेस इंस्टेड ऑफ एनी वैल्यू, ठीक है। तो पॉइंटर ऐसा मेमोरी, सॉरी, ऐसा वेरिएबल होता है जिसके पास वैल्यू नहीं बल्कि कोई मेमोरी एड्रेस स्टोर होता है। अब वो कैसे काम करता है वो देखते हैं। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे पॉइंटर डिफाइन कर लेते हैं। तो पॉइंटर के लिए भी हम स्ट्रिंग, अच्छा अब ध्यान से देखना, स्ट्रिंग पॉइंटर, पॉइंटर p इज इक्वल टू एंड फुट, जैसे वहां पे किया था, यहाँ पे क्या किया था, एंड एफ इज इक्वल टू फुट किया था मैंने। यहाँ पे इसका मेमोरी एड्रेस स्टोर किया था, बोला था ना इसको, इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं, क्रिएटिंग एन एलियास। एलियास मतलब किसी चीज की कॉपी करना। तो हम उसी एलियास को यहाँ पे डीरेफरेंसिंग के टाइम पे यूज करेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या बना दिया, कोई पॉइंटर बना दिया p, उसकी वैल्यू क्या है, एड्रेस ऑफ फूड है। तो जब मैं फूड को आउटपुट लूंगा तो फूड का आउटपुट के टाइम पे क्या आएगा, पिज़्ज़ा वैल्यू आएगी। लेकिन एंड फूड करूंगा तो भी पिज़्ज़ा वैल्यू आएगी। लेकिन जब मैं पॉइंटर को प्रिंट कराऊंगा, है ना, जब मैं पॉइंटर को प्रिंट कराऊंगा तो क्या आएगा, इस कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलेंगे, पॉइंटर, ठीक है। क्योंकि हमने इसमें क्या स्टोर कराया, एंड फूड, जो यहाँ पे आउटपुट आया, हमने ये एड्रेस स्टोर करा लिया। अब जब जब इस पॉइंटर को यूज करना होगा तो हम उसका एड्रेस यूज करेंगे, ठीक, उसका एड्रेस यूज करेंगे, ना कि फूड को यूज करेंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं डीरेफरेंसिंग। और डीरेफरेंसिंग का एग्जांपल ये रहा। अब इसको थोड़ा अच्छे से प्रिंट करते हैं। अब इस फूड की जगह हम क्या प्रिंट करेंगे, इसको हटाते हैं या रहने दें, चलो हटा देते हैं। और यहाँ पे सी आउट में क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू p, ठीक है, को एग्जीक्यूट, देखिए जब मैंने p प्रिंट कराया तो क्या आ गया, इसका एड्रेस आ गया। और क्यों, क्योंकि पॉइंटर में क्या वैल्यू है, अभी एड्रेस की वैल्यू है। लेकिन जैसे ही मैं इसको क्या करता हूँ, डीरेफरेंस करूंगा, डीरेफरेंस यानी स्टार यूज करूंगा, स्टार, स्टार जैसे मैंने डाला और रन कराया तो क्या वैल्यू आ गई, पिज्जा। तो आप लोग जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं सब कंफ्यूज होते हैं कि कब एंड यूज करें, कहाँ पे कुछ भी यूज ना करें और कहाँ पे स्टार यूज करें। तो उनके लिए मैं सिंपल सा लॉजिक लिखता हूँ, एंड पी, पी और स्टार पी, स्टार पी। देखो जैसे अगर मैं यहाँ पे एंड पी लिखूं, इसको रन कराते हैं, क्या आया, ये कुछ लंबा चौड़ा सा आ गया ना। अब इसको नॉर्मल भी रन कराया तो अब कुछ और आ गया, ठीक है। ध्यान से देखना, जब मैंने सिर्फ पी रन कराया तो कुछ और आया, एंड पी कराया तो कुछ और आया। तो ये सब समझ लेते हैं कि कहाँ पे क्या यूज करते हैं। और यही यही तीन चीजों में डाउट होते हैं। अगर इन तीन कुछ चीज को छोड़ के कोई डाउट होता है तो फटाफट से चैट में कमेंट कर दो।
फटाफट से कमेंट करो अगर इन चीज को कहाँ पे कैसे यूज करना है, वो मैं बताने वाला हूँ। उससे पहले आई नीड कि कितने लोगों को डाउट होता है, जल्दी से। नो सर। अच्छा, डाउट नहीं होता है, ठीक है, तो फिर भी मैं बता देता हूँ। देखो, एंड पी का मतलब होता है एड्रेस, ADD ऑफ पॉइंटर। एंड पी का मतलब होता है एड्रेस ऑफ पॉइंटर, एड्रेस ऑफ वेरिएबल नहीं, एड्रेस ऑफ द पॉइंटर। ठीक है, एंड पी मतलब होता है एड्रेस ऑफ पॉइंटर, और पी का मतलब होता है एड्रेस ऑफ वेरिएबल containing contained by the pointer। ठीक है, पी जब आप करोगे तो उस एड्रेस की, ये जो फूड है ना, इसका एड्रेस आएगा, ना कि इस पॉइंटर का आएगा। और एंड पी करोगे तो एड्रेस ऑफ पॉइंटर, पॉइंटर का एड्रेस क्या है। और स्टार पी का मतलब होता है वैल्यू ऑफ द पॉइंटर। तो जब जब आपको पॉइंटर में की वैल्यू क्या है वो चाहिए होगी, तो आप क्या यूज करेंगे, स्टार यूज करेंगे। जब जब आपको पॉइंटर का एड्रेस चाहिए होगा, तो आप क्या यूज करेंगे, आप लोग एंड पी यूज करेंगे। और जब आपको वेरिएबल का एड्रेस चाहिए होगा, तो आप लोग क्या क्या यूज करेंगे, पी यूज करेंगे। तो आप किसी को कोई दिक्कत है तो फटाफट से बताओ। पॉइंटर में आप किसी को दिक्कत है तो फिर मैं बताऊंगा पॉइंटर में सबसे खास बात क्या होती है, पॉइंटर्स को हम क्यों प्रिफर करते हैं, जल्दी। एक ही मैसेज आया है अभी तक। अच्छा, कल मैंने सबको एक काम दिया था, गॉट इट सर होता है। प्राइम नंबर का एग्जांपल कौन कौन बना के आया है मेरे साथ, फटाफट से उसका क्या कहते हैं कॉन्सेप्ट शेयर कर दो। जिसने भी किया है माइक ऑन करके, माइक ऑन करें और जल्दी से बोलना शुरू करें। बेसिकली अगर हम किसी किसी नंबर को चेक करना है कि वो प्राइम नंबर है या नहीं, तो सर उसे डिवाइड करना शुरू करेंगे सर 2 से, और जब तक वो वैल्यू ना आ जाए। जब तक वैल्यू, कौन सी वैल्यू। सर जो वैल्यू हम चेक करना चाहते हैं। चलो मुझे और चेक सर करना अगर है 22। अच्छा, ट्वेंटी ये टू सर प्राइम नंबर तो क्या करेंगे बताओ। तो पहले हम 2 से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे, उसको मतलब सर एक लूप स्टार्ट। चलाएंगे जिसमें 2 से डिवाइड करना स्टार्ट होगा उस वैल्यू तक। मतलब सर 2 से स्टार्ट करेगा, फिर 3 4 5 इस तरह 22 तक जाएगा। और अगर उसके बीच में कहीं वो डिवाइड होकर उसका जो ये रिमाइंडर है वो 0 आ जाता है, तो वहां पे ब्रेक हो जाएगा हम्म। वो, उसके आगे नहीं बढ़ेगा। तो और सर अगर अब वो ब्रेक वैल्यू नहीं उसी के किया तो। बराबर है जो वैल्यू हम चेक कर रहे हैं, तो सर वो वैल्यू प्रिंट हम्म। कर देगा। अब ब्रेक नहीं किया तो क्या होगा, ब्रेक क्यों करते हैं। सर ब्रेक क्योंकि सर वहां पे रिमाइंडर 0 हो गया है सर। जैसे अगर 22 से डिवाइड सर 22 2 से डिविजिबल है, तो सर यहाँ पे ब्रेक हो हम्म। जाएगा क्योंकि सर वहां पे डिवाइड हो गया है। सर ये प्राइम नंबर हो नहीं हम्म। सकता है। सर प्राइम नंबर वही होता है जो मतलब या तो 1 से कटे या तो खुद से कटे। एकदम सही। ठीक है, तो प्राइम नंबर को हम स्टार्ट करते हैं, 2 से चेक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और कहाँ तक यस। करते हैं, जैसे 22 तक तो 11 तक करेंगे, 22 तक नहीं करेंगे, बिकॉज कोई भी नंबर अपने आधे तक ही डिवाइड होगा। अब 22 11 के बाद ऐसा कोई नंबर नहीं हो सकता जो उसे डिवाइड कर दे। सिमिलरली 24 12 के बाद कभी डिवाइड नहीं होगा, 26 13 के बाद कभी डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, सर अगर उस वैल्यू तक सर से डिवाइड किया तो कोई प्रॉब्लम। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आप ज्यादा काम क्यों करवा रहे हो अपने कंपाइलर से, है ना। यस सर। तो आधे तक ही हम डिवाइड करेंगे, ना कि पूरे तक। और जैसा उसमें प्राइम नंबर में ब्रेक यूज करते हैं, ब्रेक इसलिए करते हैं, मान लो 2 से, जैसे 22 है, 2 से डिवाइड हो गया, तो हम उसको, अब बहुत से लोग सोचते हैं, जैसे एग्जांपल लेते हैं 24, ठीक है, 24 2 से हो गया, तो बहुत लोग सोचते हैं कि उसको आगे क्यों बढ़ाएं, है ना। सिर्फ यही नहीं होता है कि आगे क्यों बढ़ाएं, क्योंकि 3 से भी डिवाइड होगा, है ना। यस सर। लेकिन हम सिर्फ इतना ही सोचते हैं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट नहीं है। अब जैसे 22 का एग्जांपल है, तो 22 2 से डिवाइड हो गया, अब आप सोचोगे कहीं आगे भी डिवाइड होगा,
तो हम क्यों करें, लेकिन नहीं है, क्योंकि देखो अगर 22 को आप ब्रेक यूज नहीं करते हो तो दिक्कत ये आएगी कि वो आगे किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा है, और लास्ट में 22 का आधा क्या है, 11 है। 11 के बाद अगर डिवाइड नहीं होता है, जैसे 17 का एग्जांपल ले लो, 17 1 को छोड़ के और 17 को छोड़ के किसी से डिवाइड नहीं होगा, तो 16 तक जाएंगे और कभी डिवाइड होगा ही नहीं, तो उसको भी क्या कर देगा, नॉन प्राइम या प्राइम में कंफ्यूज हो जाएगा, तो इसलिए ब्रेक यूज करते हैं। ठीक है, सिंपल सा है। यस तो अब आपका आज का काम है, आपको एरे ऑफ पॉइंटर करना है। ठीक है, पॉइंटर थ्रू दी एरे। तो उस केस में आप क्या करोगे, एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, बाकी काम आप लोग खुद करोगे। यहाँ पे जैसे मैंने इंटीजर है, इंट आई, चलो एरे ले लेते हैं, ऑफ 5 इज इक्वल टू, स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5, ये सारी वैल्यूज मैंने ले ली। अब मैंने क्या किया, इंट ऑफ कोई पॉइंटर बनाया p इज इक्वल टू एंड ऑफ आई ऑफ 0। तो मैंने क्या किया, इस पॉइंटर में किसका मेमोरी एड्रेस स्टोर करा दिया, आई ऑफ 0 का, है ना, आई ऑफ 0 को मैंने स्टोर करा दिया। उसके बाद मैं क्या करूंगा, फॉर लूप स्टार्ट किया, फॉर इंट आई इज इक्वल टू, फॉर इंट आई इज इक्वल टू कुछ होगा, आई इज लेस देन कुछ होगा, और क्या होगा, आई प्लस प्लस, यहाँ पे आई नहीं, यहाँ पे जे ले लेते हैं बिकॉज हम आई ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। ठीक है, अब ध्यान देना, यहाँ पे स्टार्ट कहाँ से होगा, ये कोई बताएगा मुझे कैसे होगी एरे प्रिंट, और इसके अंदर क्या यूज करेंगे, सी आउट। कोई बताओ फॉलो में क्या क्या चीजें आएंगी अंदर, सी आउट ऑफ जे, जल्दी से। इसको बोलते हैं पॉइंटर टू दी एरे। कोई बताओ जल्दी से। क्या आउटपुट आएगा यहाँ पे, नहीं क्या लिखेंगे यहाँ पे, आउटपुट तो बात की बात है। आप लोगों ने कंपाइलर खोले हैं सबने अपने, कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है मेरे को। तो ये टॉपिक स्किप कर दें फिर, कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है तो। पक्का 0 to 4, ठीक है, तो ये टॉपिक स्किप कर देते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, फंक्शंस पे की बात कर लेते हैं। अगर कोई बताएगा बाद में तो इसको यहीं पे छोड़ देता हूँ, बाद में करेंगे। 0 to 4 नहीं आएगा, हम पॉइंटर के थ्रू कराना चाह रहे हैं, पॉइंटर के बारे में भी बताया था, 0 to 4 नहीं आएगा। ठीक है, आप लोग अपने कंसोल में करते रहो, इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, जब किसी को कोई ना कोई करे तो उसके आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ काम करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की अपने, हमने पॉइंटर भी पढ़ लिया, हमने एरे भी पढ़ लिया, तो फंक्शन स्टार्ट करते हैं। फंक्शंस, अच्छा फंक्शन स्टार्ट करने से पहले, कल किसने पूछा था यहाँ पे, मैंने बोला था फंक्शन में बताऊंगा यहाँ पे मेन के साथ साथ क्या क्या यूज कर सकते हैं। तो उससे पहले यहाँ पे नेम स्पेस लगा लेते हैं, यूजिंग नेम स्पेस std। ठीक है, और यहाँ से हम सबको हटा देते हैं। ठीक है, तो कल किसी ने पूछा था यहाँ पे इंट मेन के बारे में, तो अभी लिख देता हूँ, RETURN रिटर्न 0। ध्यान देना, सी प्लस प्लस या सी कोई सा भी कंपाइलर हो, हम मेन के साथ हमेशा इंट यूज करते हैं, ना फ्लोट यूज करेंगे, ना वर्ड यूज करेंगे, ना स्ट्रिंग यूज करेंगे, ना कुछ यूज करेंगे। सी प्लस प्लस
या सी का स्टैंडर्ड सिंटेक्स जो है वो है मेन के साथ इंट यूज करना, ठीक है। लेकिन कुछ कंपाइलर्स होते हैं जो यहाँ पे, क्योंकि देखो इंट मेन है और लास्ट में मैंने रिटर्न 0 कर दिया, यानी इसमें रिटर्न क्या हो रहा है, कोई 0 वैल्यू रिटर्न हो रही है, यानी कोई वॉइड या नल वैल्यू रिटर्न हो रही है। तो इसलिए कुछ कंपाइलर्स होते हैं वो क्या क्या वॉइड भी यहाँ पे यूज कर लेते हैं और रिटर्न 0 को हटा देते हैं, ठीक है। तो जैसे टर्बो आपका ऐसे काम कर लेता है, लेकिन ये स्ट्रिक्टली सी प्लस प्लस और सी दोनों की पॉलिसीज को इनहिबिट कर रहा है। इसको रन करा के देखते हैं, देखिए एरर आएगी कुछ। मेन मस्ट रिटर्न इंट, ठीक है। तो मेन हमेशा कुछ इंटीजर रिटर्न करेगा, यानी मेन का रिटर्न टाइप हमेशा क्या होना चाहिए, इंट। लेकिन अगर आप टर्बो यूज कर रहे हो तो आप वॉइड मेन यूज कर सकते हैं, क्योंकि वॉइड मेन में का मतलब ही क्या है, वॉइड मतलब होता है जीरो, नल या वॉइड, है ना, कोई नल वैल्यू रिटर्न करना या कुछ भी करना। तो फंक्शन मेन इज ऑल्सो अ फंक्शन जिसके अंदर सारे फंक्शन कंटेन होते हैं। तो मेन इज द बेसिक फंक्शन रिक्वायर्ड टू रन अ प्रोग्राम। तो कोई ना कोई फंक्शन होना ही चाहिए, ठीक है। तो बात करते हैं अपने फंक्शन की। अब हम कोई ये तो है हमारे पास पहले से डिफाइंड फंक्शन। अब हमें कुछ पहले से डिफाइंड फंक्शन होता है, जैसे मैथ फंक्शन होता है, स्क्वायर रूट करना होता है, पावर निकालनी होती है। लेकिन हम कभी कभी खुद के फंक्शन भी बनाते हैं। तो खुद के फंक्शन बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है, हमें चाहिए होती है फंक्शन डेफिनेशन, जो फंक्शन को क्या करेगा, डिफाइन करेगा। उसके बाद क्या चाहिए होती है, फंक्शन बॉडी, जहाँ पे फंक्शन की चीजें होंगी, सारी की सारी फंक्शन में क्या क्या चीजें हैं सारी की सारी होगा। लास्ट में क्या होगा, फंक्शन कॉल, कहाँ पे हम फंक्शन को कॉल करेंगे। तो ये तीनों चीजें होनी चाहिए, ठीक है। और फंक्शन की डेफिनेशन की जब बात करते हैं तो सबसे पहले उसमें क्या आता है, रिटर्न टाइप। फंक्शन हम कैसे लिखते हैं, फंक्शन की डेफिनेशन कैसे लिखते हैं, सबसे पहले आता है उसका रिटर्न टाइप, ठीक है। सबसे पहले उसका रिटर्न टाइप आता है, उसके बाद क्या आता है, स्पेस फंक्शन नेम, उसके बाद आता है उसका फंक्शन नेम, और उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर क्या आते हैं, आर्ग्यूमेंट्स। तो आर्ग्यूमेंट्स में हम क्या 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 हो सकते हैं, रिक्वायर्ड, REQUIRED रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट्स, या फिर डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स, जो आपके लिए, ठीक है। तो ये होती है फंक्शन की डेफिनेशन। हम फंक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं, अगर आप खाली डेफिनेशन कर रहे हैं तो आपको ये लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप फंक्शन की डेफिनेशन के साथ फंक्शन की बॉडी बना रहे हैं तो आपको ये लगाना जरूरी नहीं है। हम दोनों तरीके देखेंगे कैसे, अभी देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कोई फंक्शन की बॉडी बनाते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, हमेशा फंक्शन को इंट मेन से पहले डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो फंक्शन का रिटर्न टाइप ले लिया मैंने वॉइड, फंक्शन का नाम मैंने ले लिया माई फंक, ठीक है। और पैरेंथेसिस के अंदर या तो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट या फिर कोई जरूरी नहीं है आप आर्ग्यूमेंट डालो डालो, अभी बिना आर्ग्यूमेंट से काम करते हैं, एंटर। अच्छा, मैंने बोला था ना यहाँ पे हमें फंक्शन की डेफिनेशन में सेमीकोलन लगाना पड़ेगा, लेकिन अगर हम फंक्शन की डेफिनेशन के साथ फंक्शन की बॉडी भी डिफाइन कर रहे हैं तो सेमीकोलन लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो सेमीकोलन लगाने की जरूरत नहीं है। तो डेफिनेशन यहाँ पे है, सी आउट अ फंक्शन जस्ट गॉट, सॉरी, जस्ट कॉल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन मैंने क्या दे दिया है, फंक्शन जस्ट कॉल्ड। इसको ये करते हैं। अब फंक्शन का नाम क्या है, ये रही इसकी डेफिनेशन, ये रही फंक्शन की बॉडी। और फंक्शन की बॉडी कहाँ तक होगी, जहाँ तक ये स्कोप डिफाइंड होगा यूजिंग ब्रेसेस या कर्ली ब्रैकेट। अब मैं इंट मेन के अंदर आऊंगा और फंक्शन को कॉल करूंगा। कॉल कहाँ होगी, हमेशा मेन फंक्शन के अंदर होगी। कॉल कैसे करेंगे, माई फंक्शन के नाम से कॉल कर दिया, पैरेंथेसिस लगा दिया, सेमीकोलन लगा दिया, सिंपल। इसको रन कराते हैं, ठीक है। यहाँ पे आउटपुट क्या आया, ए फंक्शन जस्ट कॉल्ड। तो सबसे बेसिक एग्जांपल फंक्शन का ये रहा, ठीक है। तो इस एग्जांपल में हमने क्या क्या देखा, फंक्शन की डेफिनेशन और बॉडी एक साथ बनाना सीख लिया, ठीक है। और फंक्शन को कॉल, अच्छा, एक फंक्शन को मैं कितनी बार भी कॉल करा सकता हूँ, अगर इसी को मैं कॉपी करके बार बार पेस्ट कर दूँ तो उतनी बार मेरा फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉल हो जाएगा। आउटपुट देख लेते हैं, कितनी बार कॉल हुआ, 3 बार कॉल हो चुका है फंक्शन। ए फंक्शन जस्ट कॉल्ड, ए फंक्शन जस्ट कॉल्ड, जितनी मर्जी टाइम आप उसको कॉल करा लो, ठीक है।
तो हमने क्या क्या देख लिया, फंक्शन की बॉडी बनाना, फंक्शन की डेफिनेशन, और फंक्शन को कितनी बार हम कॉल कर सकते हैं, जितने नंबर ऑफ टाइम चाहे उतनी नंबर ऑफ टाइम। अच्छा, अब अगर मैं इस फंक्शन की बॉडी और डेफिनेशन इस इंट मेन के बाद बना देता हूँ तो एरर आ जानी चाहिए। ठीक है, को रन कराते हैं। हैंग हो गया है, तो दोबारा से लोड करना पड़ेगा शायद से। ठीक है, इसमें खोल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ लिख लेते हैं और इसे एग्जीक्यूट, देखते हैं किस टाइप की एरर आती है। देखिए एरर आई है, इन फंक्शन इंट मेन माई फंक वॉज नॉट डिक्लेयर्ड बिकॉज, जो हमारी फंक्शन की डेफिनेशन बॉडी थी कहाँ हमने डिफाइन की है, मेन के बाद। तो इस केस में हमें क्या करना होता है, फंक्शन की डेफिनेशन, सर वी कैन डिफाइन द फंक्शन इनसाइड अ स्विच केस। डिफाइन मतलब आप डिफाइन कैसे करोगे, डिफाइन तो आपको इंट मेन से पहले ही करना पड़ेगा। ठीक है, डिफाइन आप, जैसे ये एरर आया है यहाँ पे बिकॉज हमने फंक्शन डिफाइन नहीं किया, हमने खाली फंक्शन की बॉडी बना दी है। तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जाके वॉइड, क्या नाम था फंक्शन का, माई फंक करके फंक्शन को डिफाइन करना पड़ेगा और ये लगा दिया सेमीकोलन, और इसे क्या कर दिया एग्जीक्यूट, और आउटपुट आपका आ गया फंक्शन जस्ट कॉल्ड। ठीक है, हाँ आप क्या कह रहे हो, स्विच के अंदर लगा सकते हो, बिल्कुल लगा सकते हो। मेन के बाहर डिफाइन करने पे फंक्शन कॉल नहीं हो रहा था, हाँ जी। मेन के बाहर डिफाइन करने पे, हाँ मेन के बाद, बाहर नहीं, मेन के बाद, मेन के बाहर तो मेन के पहले भी होता है ना। मेन के बाद अगर डिफाइन करेंगे तो हमें डिफाइन, यानी अब मेन के बाद आप बनाओगे तो इसको कहते हैं फंक्शन की बॉडी। डिफाइन ऐसे होता है, ये जैसे यहाँ पे किया ना, डिफाइन में सेमीकोलन आता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जितने भी फंक्शंस होंगे हम सबको मेन से पहले ऐसे डिफाइन कर देंगे, बॉडी फिर आप चाहे कहीं पे भी बनाओ, मेन के बाद बनाओ, मेन के पहले बनाओ, कहीं पे भी बनाओ, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी फिर आपको। और कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं है तो फिर फंक्शन के पैरामीटर्स कैसे पास करना है वो देखते हैं, जल्दी से 10 सेकेंड दे रहा हूँ। चलो कोई दिक्कत नहीं किसी को, तो देखते हैं इस फंक्शन में पैरामीटर्स कैसे पास करते हैं। पैरामीटर यानी आर्गुमेंट्स, जैसे यहाँ पे माई फंक्शन बनाया, मैं डाल देता हूँ स्ट्रिंग नेम। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या डाल दिया, स्ट्रिंग नेम। और जब मैं सी आउट करूंगा इसी के अंदर, ये फंक्शन की डेफिनेशन है, सी आउट, यहाँ पे क्या आएगा, नेम। ठीक है, तो जब भी फंक्शन कॉल हो जाएगा, ओके यहाँ पे लिख देते हैं थोड़ा बहुत, नेम कॉल्ड इज नेम। ठीक है, नेम कॉल्ड इज नेम। अब मुझे लेकिन इस फंक्शन में इस नेम को यहाँ पे पास भी करना पड़ेगा, तो इसके लिए एक ही बार पे यहाँ पे कॉल करते हैं जरा। तो यहाँ पे मुझे कुछ ना कुछ यहाँ से पास करना पड़ेगा, स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग पास करनी पड़ेगी। ठीक है, मैंने 16 पास किया, देखते हैं क्या आउटपुट आता है। कुछ आउटपुट में एरर आई है, कहीं पे गड़बड़ किया है हमने, मतलब देखते हैं आउटपुट क्या आई है, सॉरी एरर क्या आई है। सी आउट नेम इज कॉल्ड रीनेम। ओके, तो नेम वेरिएबल यूज करने में दिक्कत हो रही है। अच्छा, ठीक है, नेम कॉल्ड इज, बिकॉज एरर क्या थी, हमने यहाँ पे आर्ग्यूमेंट नहीं दिया था, इसको ये कर लेते हैं, कॉलन लगा लेते हैं, नेम कॉल्ड इज सौरभ, आउटपुट आ गया। तो ये क्या हमने पास किया, हमने आर्ग्यूमेंट पास किया। अब आप ये काम, अगर मैं इसको इंट मेन से पहले डिफाइन करता हूँ तो यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, इस काम को आप इंट मेन अगर मैं डिफाइन ना करूँ तो यहाँ से भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे सिंपली यहाँ से एग्जीक्यूट हो गया। तो ये तो क्या था, पैरामीटर्स को फंक्शन के थ्रू पास करना। अब इसमें कोई एरर दिक्कत नहीं है किसी को, तो हम एक थोड़ा टफ वाले पैरामीटर्स पास करेंगे।
कोई दिक्कत है किसी को तो बताएं। टफ यानी डिफॉल्ट पैरामीटर्स कैसे एक्सेप्ट करता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू बाई डिफॉल्ट कुछ वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है। बाई डिफॉल्ट कुछ वैल्यू ले लेते हैं, नॉट डिफाइंड। अगर मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग बाई डिफॉल्ट ले ली नॉट डिफाइंड, और जब मैं यहाँ से फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, कॉपी, पहली बार मैंने क्या भेजा सौरभ, दूसरी बार भेजते हैं यहाँ पे कुछ दो नाम दिख रहे हैं मेरे को, पहला नाम है निपुण, ठीक है। अच्छा तीसरी बार मैं क्या करता हूँ, कोई नाम नहीं भेजता हूँ, ठीक है। तीसरी बार मैंने क्या किया, कोई नाम नहीं भेजा। तो अब रन कराते हैं, क्या आउटपुट आता है देखते हैं। रन नहीं हुआ, अच्छा एंडर नहीं लगाया, चलो एंडर लगा लेते हैं, एक सेकंड। ठीक है, यहाँ पे पहली बार क्या आया, नेम कॉल्ड इज, पहली बार सौरभ, बिकॉज हमने क्या भेजा था, सौरभ भेजा था। और दूसरी बार क्या है, नेम कॉल्ड इज निपुण। और तीसरी बार में क्या है, नेम कॉल्ड इज नॉट डिफाइंड, बिकॉज हमने तीसरी बार में कोई भी चीज नहीं भेजी। तो ये क्या था, जब हम डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स ऑलरेडी अपने फंक्शन में पास किए हुए होते हैं यहाँ पे। लेकिन अगर ध्यान देना ऐसा नहीं है तो, ठीक, अब ऐसा नहीं है तो क्या एरर आ गई यहाँ पे, 15 में लाइन नंबर 15 में एरर है। ये देखिए लाइन नंबर 15 में क्या बोला उसने, टू फ्यू आर्ग्यूमेंट्स, है ना। तो हमने क्या किया, अब कोई डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट नहीं रखा है, और हम अगर फंक्शन में कुछ नहीं भेज रहे हैं तो वो वहाँ पे क्या एरर आएगी कि आपने कोई भी आर्ग्यूमेंट्स नहीं भेजा है, तो वो एक टाइप की एरर आती है। लेकिन अगर मैं डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट रखूँ तो कोई ज़रूरी नहीं है मुझे अपना आर्ग्यूमेंट सेंड करना ही करना है। तो जब मैं आर्ग्यूमेंट सेंड नहीं करूँगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेम कॉल्ड इज नॉट डिफाइंड। तो वहाँ पे वो पहले ही बोल देगा कि आपने कोई नेम डिफाइन नहीं किया है, ठीक है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब किसी को कोई डाउट है फंक्शन में तो बताओ। उसके बाद फंक्शन बाय, ये थी फंक्शंस कॉल बाय वैल्यूज। कोई डाउट किसी को, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट में और जो एरर आई थी उसमें कोई डाउट अगर किसी को, जल्दी एटलीस्ट नो लिख दो अगर डाउट नहीं है तो। नो सर, ओके, नो सर, नो सर, एटलीस्ट 10 लोग तो लिखो, फिर लगता है कोई सेशन सुन ही नहीं रहा है। नो सर, ग्रेट, गुड। सर्टिफिकेट के लिए खाली यहाँ पे आना जरूरी नहीं है, जो यहाँ पे नहीं भी आएगा उसको भी मिलेगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर यहाँ पे हो तो एक्टिव रहो सेशन में। मैं देखूँ कितने लोगों ने भेजा है जरा, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। काफी लोगों ने भेजा है, गुड। ऐसे ही एक्टिव रहा करो, ठीक है। तो ये तो था फंक्शन कॉल बाय वैल्यू, और साथ साथ डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स हम कैसे पास करेंगे। नेक्स्ट जो चीज है, हमने क्या क्या पढ़ लिया फंक्शन में, उसका डेफिनेशन भी पढ़ लिया। मल्टीपल पैरामीटर्स अगर पढ़ने की जरूरत है, मेरे हिसाब से तो नहीं है। तो जैसे हमने एक चीज भेजी, वैसे हम 2 3 या 4 5 चीजें भी एक साथ उसमें भेज सकते हैं, ठीक है, तो बताने की जरूरत नहीं है। अच्छा अब देख लेते हैं, रेफरेंस से पहले एक अच्छी चीज याद आ गई, रिटर्न टाइप भी होता है फंक्शन के पास, है ना। फंक्शन कुछ चीजें रिटर्न भी करता है, तो देख लेते हैं फंक्शन रिटर्न कैसे करता है पहले। अच्छा रिटर्न करने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आपकी कोई कैलकुलेशन होनी चाहिए, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया रिटर्न, रिटर्न 5। अच्छा अब रिटर्न के लिए कुछ मैं रिटर्न कर रहा हूँ तो मेरा रिटर्न टाइप भी यहाँ पे डिफाइंड होना चाहिए। अगर मैं वॉइड के साथ कुछ रिटर्न करना हो तो एरर जाएगी, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, इंट। और माई फंक्ट में हर बार क्या लूंगा, कोई वेरिएबल ले लूंगा, इंट एक्स, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिया, एक्स इज, सॉरी, एक्स इज इक्वल टू फंक, बिकॉज देखो यहाँ से रिटर्न होगा, और क्या रिटर्न होगा, इंटीजर रिटर्न होगा। और कहाँ रिटर्न होगा, यहाँ पे, जो उसको करेक्ट करेगा, है ना। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, कुछ चीजें मैं इनपुट दूंगा तो मैं पैरेंथेसिस के अंदर दूंगा, कुछ चीजें इनपुट लूंगा तो कैसे लूंगा, इज इक्वल टू करके लूंगा। तो यहाँ पे भी क्या लगाएंगे, एक्स इज इक्वल टू, और यहाँ भी क्या लगाएंगे, एक्स इज इक्वल टू, और हर बार इसको प्रिंट कर देंगे, है ना।
तो क्या करेंगे यहाँ पे सी आउट एक्स, और इस एक्स को 3 बार प्रिंट कराते हैं, देखते हैं वैल्यू क्या आती है। को रन कराते हैं, और सॉरी मैंने कहीं भी एंडल नहीं दिया है, तो वो भी करते हैं, एंडल यहाँ दे दिया, एंड एल यहाँ भी दे दिया, और एंड एल यहाँ भी दे दिया। तो अब रन कराते हैं, देखते हैं क्या आउटपुट आता है। ये क्या रहा है, अच्छा एंड लिखा है खाली। ठीक है, तो आउटपुट देखो हमने क्या रिटर्न किया है हर बार, एंड एल एंड एल एंड एल, सॉरी एंड एल नहीं किया है हमने, और रिटर्न हर बार 5 किया है, तो वैल्यू क्या आ गई 5। ठीक है, तो आई डोंट थिंक किसी को दिक्कत होनी चाहिए। ठीक है, तो मुझसे एक पहले क्वेश्चन पूछता हूँ, सी प्लस प्लस किस टाइप से हमारे प्रोग्राम को चेक करता है? सी प्लस प्लस में कंपाइलर होता है या इंटरप्रेटर होता है? फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर चाहिए। सी प्लस प्लस के पास कंपाइलर होता है या इंटरप्रेटर होता है? जल्दी बताओ। कंपाइलर होता है, अच्छा, और कोई ज्ञान बांटना चाहे तो? कंपाइलर होता है, कंपाइलर होता है, कंपाइलर होता है, ठीक है। इंटरप्रेटर है कोई बोलने में के लिए? इंटरप्रेटर होता है सी प्लस प्लस, इंटरप्रेटर इंटरप्रेटर कोई नहीं बोल रहा है, कंपाइलर कंपाइलर, बस खाली कंपाइलर होता है, इंटरप्रेटर नहीं होता है। बोथ, ठीक है, अंकित ने सही बोला। सी प्लस प्लस इज अ हाई लेवल लैंग्वेज, तो हाई लेवल लैंग्वेज के पास कंपाइलर इंटरप्रेटर दोनों चीजें होती हैं। ठीक है, अब कोई बोलेगा सर हमने तो हर बार सुना है सी प्लस प्लस का कंपाइलर में काम करो। तो कंपाइलर का काम होता है एक बार में पूरे कोड को कंपाइल कर लेना, और इंटरप्रेटर का काम होता है कंपाइल करने के बाद अगर एरर आती है तो हमें बताए कि कौन सी लाइन में एरर आ रही है। तो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन किस में होता है? इंटरप्रेटर में होता है। तो एरर जैसे यहाँ पे अगर मैं लिखूं एंड खाली, ये मैंने अभी गलत किया तो मुझे एरर दिखी, तो मुझे याद आया आपसे पूछना चाहिए। तो जैसे मुझे ये बता रहा है ना यहाँ पे CPP 20 में लाइन नंबर 10 में एरर है, सॉरी लाइन नंबर 20 के स्पेस नंबर 10 में एरर है, तो ये कौन बता रहा है? ये बता रहा है इंटरप्रेटर। जैसे 20 में अगर मैं आता हूँ, ये यहाँ पे लाइन नंबर 20, इसके अकॉर्डिंग एरर कैसे देखने में बता रहा हूँ आपको। CPP के 20 वाली लाइन में, यानी 20 वाली लाइन में आ गया, और कहाँ पे? 10th स्पेस में। अगर ये स्पेस यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अच्छा इनको काउंट नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे एरर है, तो उसने हमें बता भी दिया कि आपको कहाँ पे एरर आ रही है। ठीक है, यानी इस वाली लाइन पे एरर है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे आपकी एरर है। उसने हमें बता दिया ये काम कौन कर रहा है, ये काम है इंटरप्रेटर का। तो हाई लेवल लैंग्वेज के पास इंटरप्रेटर कंपाइलर दोनों होता है। ठीक है, तो एक लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ सबसे, हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज में डिफरेंस क्या होता है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में। एक ही डिफरेंस होता है, सिर्फ एक डिफरेंस होता है, जल्दी से बताएं क्या होता है वो डिफरेंस। और ये डिफरेंस आपको मिल जाएगा व्हाट इज सी प्लस प्लस, आप गूगल कर सकते हो। व्हाट इज सी प्लस प्लस, आपको डिफरेंस मिल जाएगा हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज में डिफरेंस क्या होता है। मात्र एक डिफरेंस होता है, जल्दी से मुझे बताएं अगर किसी को पता है तो। जो मुझे डिफरेंस बताएगा उसके लिए ये समर इंटर्नशिप फ्री मेरी तरफ से, चाहे वो कोई सा भी कोर्स करना चाहे। फटाफट से बताओ जल्दी, अब तो कमेंट कर लो। मेरी तरफ से उसके लिए समर इंटर्नशिप फ्री, और सबको करनी जरूरी है ही, जैसे मैंने AICTE के गाइडलाइंस देखी हैं। तो जो सही आंसर दे देगा विद इन 1 मिनट, तो उसके लिए समर की इंटर्नशिप फ्री। 4:37 इज द टाइम राइट नाउ। लो लैंग्वेज इज मशीन रीडेबल फॉर्म ऑफ लैंग्वेज, गलत, ये नहीं है डिफरेंस। 4:37 हो रहा है, चलो 4:39 तक किसने आंसर दे दिया, तो उसके लिए समर इंटर्नशिप फ्री फ्रॉम एनसिनो रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड। अगर रजिस्ट्रेशन आपने कर लिया तो आपकी फीस वापस हो जाएगी। हाई लेवल लैंग्वेज यूज कंपाइल इंटरप्रेटर वाइज रिक्वायर लार्ज मेमोरी स्पेस, गलत बात। थोड़ा टाइम बचा है आपके पास, अभी 50 सेकेंड्स आर लेफ्ट। एक की डिफरेंस होता है दोनों में,
कंपैरिजन ऑफ मशीन, शिवम चौधरी गलत। लो लेवलिंग लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज, गलत बात। सारी लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज होती है। सी प्लस प्लस इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। सी प्लस प्लस की डेफिनेशन देखो, आपको मिल जाएगा। चलो, सबका टाइम खत्म हो गया है अब। अच्छा है, अभी 10 सेकंड बचे हैं। 10, 9, 8, 7। ठीक है, ठीक है। तो ठीक है, सबने गलत आंसर दिया है। मैं एक आंसर लिख रहा हूँ। अच्छा, सब कमेंट करना बंद कर दो, इस जो जो कर रहा है। मेमोरी एफिशिएंट, ये सब तो होता ही है यार, तो हर चीज में डिफरेंस होता है। द मेन डिफरेंस इजली अंडरस्टैंड। नहीं, देखो अब मैं आपको बहुत अच्छा समझ रहा हूँ। ठीक है, मैं आंसर लिख देता हूँ या बोल देता हूँ। चलो, जो भी हाई लेवल लैंग्वेज होती है वो क्या होती है? मशीन इंडिपेंडेंट होती है। ठीक है, कोई भी हाई लेवल लैंग्वेज होती है मशीन इंडिपेंडेंट होती है। इसका एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। जैसे जब कंप्यूटर्स बने थे नए नए, उस समय हम असेंबली लैंग्वेज में काम करते थे। तो बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर्स होते थे हमारे पास, और हम कोई भी चीज़ एक कंप्यूटर में करते थे। सब कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, हाँ जी रजत जी, सब कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। तो जब हम स्टार्टिंग में कंप्यूटर रहते तो हम क्या करते थे, एक प्लस माइनस करने के लिए भी हमें एक बहुत बड़ा कंप्यूटर यूज करना पड़ता था। और कोई अगर एक हम प्रोग्राम बनाते थे तो प्रोग्राम सिर्फ एक ही कंप्यूटर में चलता था, बिकॉज हम असेंबली लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, है ना। तो हम उसके बाद धीरे धीरे जैसे हाई लेवल लैंग्वेजेस आई हमारे पास, तो हाई लेवल लैंग्वेज आई। एक सेकेंड, सॉरी। जब हाई लेवल लैंग्वेज हमारे पास आई तो सबसे बड़ा फायदा उसका क्या हुआ? वो लैंग्वेज थी मशीन इंडिपेंडेंट। और इस चीज को समझाने के लिए सबसे अच्छा एग्जांपल है, जब आप अपने फ्रेंड से कोई भी गेम लेते हो, जब कोई भी गेम बनता है तो गेम बनाने वाले कंपनी सबके कंप्यूटर में आके गेम नहीं बनाती है ना। वो लॉन्च कर देती है और हम उसको इंस्टॉल कर लेते हैं, तो वो गेम बनता है हाई लेवल लैंग्वेज में। तो हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज में की डिफरेंस है, हाई लेवल लैंग्वेज इज मशीन इंडिपेंडेंट वाइल लो लेवल लैंग्वेज इज मशीन डिपेंडेंट। तो वाइवा में क्वेश्चन आता है तो बता दें, सिर्फ एक ही डिफरेंस होता है, मशीन डिपेंडेंसी का। ठीक है, ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं, हमने डिफॉल्ट पढ़ लिया, ये पढ़ लिया। ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा रिटर्न करना। अच्छा, रिटर्न भी देख लिया हमने। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शंस का, वो है पास वैल्यूज बाय रेफरेंस। जैसे हमने पॉइंटर्स पढ़ा, हमारे पॉइंटर्स में वैल्यू स्टोर होती थी, तो हम वो देख लेते हैं। ठीक है, वापस आगे। अच्छा सॉरी, काटता नहीं हूँ। ये मेरा फंक्शन है, इसका ये भी काट देते हैं। और सी आउट तो हमने किया ही है कुछ ना कुछ। तो चलो, इस केस में हम क्या करते हैं, चलो स्वैपिंग का एग्जांपल आप सबने देखा होगा। स्वैप कैसे करते हैं, वैल्यूज आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। तो हम स्वैपिंग वैल्यूज करते हैं यूजिंग रेफरेंसेस। तो उसके लिए यहाँ पे ले लेता हूँ इंट स्वैप एन, यानी स्वैप एन यानी स्वैप नंबर्स। तो और स्वैप नंबर्स हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दो नंबर्स आ जाएंगे, इंट एक्स कॉमा इंट वाई। ये सिंपल पास बाय वैल्यूज का एग्जांपल हम जैसे लेते ही हैं। इसके अंदर हम कुछ चीजें लिख देते हैं। इंट क्या लिखते हैं, z इज इक्वल टू एक्स, सॉरी, इंटू z इज इक्वल टू एक्स, और x इज इक्वल टू y, और y इज इक्वल टू z। z या z जो बोलना चाहो आप लोग। ठीक है, तो ये सब काम कहाँ हो रहा है? अच्छा, ध्यान से देखना, जब मैंने वैल्यूज पास करी, पास बाय वैल्यू, तो हमें यहीं पे आके उसे सी आउट करना होता था। लेकिन जब हम पास बाय रेफरेंस करते हैं तो पास बाय रेफरेंस पे हम क्या लगाते हैं, यहाँ पे M% साइन लगा देते हैं, यहाँ पे भी M% लगाते हैं। बिकॉज देखो, जब हम फंक्शन में चीजें पास करते हैं, जब मैं यहाँ से अब पास करूंगा, ठीक है, जब मैं यहाँ से पास करूंगा, रिटर्न छोड़ दो, यहाँ से मैं पास क्या करूंगा, यहाँ से कोई दो वैल्यूज पास करूंगा, है ना, 2,3। तो ये 2,3 कहाँ जाता है, ये 2,3 जाता है इस x और इस y में, जो पास बाय वैल्यूज होता है। लेकिन जब हम यहाँ पे एंड x लगा देंगे, तो जैसे मैंने आपको बताया था एलाइस बनाना, है ना, तो ये क्या करेगा, एंड x कर देगा। ये इस 2 की मेमोरी एड्रेस को कॉपी करेगा, ये एंड y इस 3 की मेमोरी एड्रेस को कॉपी करेगा।
जब वो कॉपी करेगा तो सारा काम कहाँ करेगा, मेमोरी एड्रेस पे करेगा, ना कि एक्स और वाई के नए मेमोरी एड्रेस में करेगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है पास बाय रेफरेंस और पास बाय वैल्यू में। तो इंट मेन में आए जब, ठीक है, अब इसको हम क्या कर देंगे, सी आउट। चलो एक काम करते हैं, इसको हटाते हैं और दो नंबर डिफाइन ही कर लेते हैं। इंट एफ एन इज इक्वल टू 10, 10 और कॉमा एस एन इज इक्वल टू 12। ये दो नंबर हमने डिफाइन कर दिए। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, इनको पहले कर लेते हैं सी आउट बिफोर स्वैपिंग करके, सी आउट बिफोर स्वैपिंग, और इसको कॉपी कर लेते हैं और क्या देते हैं, इसके बाद क्या जाएगा, आफ्टर स्वैपिंग। ठीक है, यहाँ पे पहली चीज हमने क्या दे दी, सी आउट बिफोर स्वैपिंग और सी आउट आफ्टर स्वैपिंग। अच्छा एक चीज और बताता हूँ, हमने बिफोर स्वैपिंग तो दे दिया, चलो यहाँ पे स्पेस लगा के कॉलन लगा देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या देते हैं, एंड एल दे देते हैं ताकि एरर ना आए। सेम काम यहाँ पे भी कर देते हैं यहाँ के देते हैं एंड एल नॉट एंड। ठीक है, तो अब वैल्यू तो स्वैप हो गई, लेकिन हमें पहले वैल्यू प्रिंट भी तो करनी है ना। तो सी आउट पहले क्या आ जाएगा, एफ एन, एफ एन और साथ साथ चलो स्पेस दे देते हैं और यहाँ क्या लगाते हैं, एंड एस एन, और इसके बाद एंड एल। ठीक है, तो बिफोर स्वैपिंग हमने लिख दिया फर्स्ट नंबर एफ एन और सेकंड नंबर एस एन। ठीक है, अब ध्यान देना, पहले हम क्या कॉल करेंगे, माई फंक कॉल करेंगे, सॉरी माई फंक नहीं, ये है स्वैप एन, नाम चेंज कर दिया था, स्वैप एन फंक्शन कॉल किया तो क्या जाएगी यहाँ से वैल्यू, एफ एन और एस एन जाएगी। ठीक है, एफ एन एस एन गई, और स्वैप होने के बाद हम दोबारा जब प्रिंट करेंगे, कॉपी एंड प्रिंट, तो उसको करते हैं एग्जीक्यूट। तो देखिए बिफोर स्वैपिंग वैल्यूज क्या है, 10 और 12, आफ्टर स्वैपिंग क्या है, 12 और 10। अगर आप सेम काम सिर्फ पास ऐसे करता मैं, बिना एम्परसेंड लगाए यानी बिना रेफरेंस भेजे करता, तो एग्जीक्यूट करते हैं, देखो कोई असर नहीं पड़ा है, क्योंकि रेफरेंस में क्या जाता है, हमारा मेमोरी एड्रेस जाता है, और जो हमने भी क्या, ये क्या है, पास बाय वैल्यू। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहीं पे यहाँ पे उसको करना पड़ेगा, इस एक्स और वाई की वैल्यू चेंज हो रही है, ना कि इस एफ एन एस एन की। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ कॉपी पेस्ट, सी आउट आफ्टर स्वैपिंग इन फंक्शन, और इसकी जगह क्या आएगा, एक्स की जगह क्या आएगा, वाई, क्योंकि एक्स में क्या जा रहा है, एफ एन, वाई में क्या जा रहा है, एस एन। यहाँ तो 12-10 हो जाएगा, ये देखिए 12-10 यहाँ हो गया, लेकिन यहाँ क्या हुआ, 10-12 रहा। तो अगर मैं यहाँ पे एंड लगा देता हूँ, एंड और एंड, अब देखना दोनों तरफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस है पास बाय रेफरेंस और पास बाय वैल्यू में। किसी को कोई डाउट है इन दोनों में तो बताए जल्दी से, बहुत जल्दी से, बिकॉज टाइम कम है और मुझे क्लास भी आपको बतानी है थोड़ी बहुत। नो सर, ओके, और कोई, नो सर, नो सर, नो सर, नो सर, ओके। ठीक है, अगर किसी को भी इसके लेक्चर की रिकॉर्डिंग सबको मिलेगी, मैं फिर से बता देता हूँ आप लोगों को, ये जो गो टू मीटिंग का सेशन है इसकी लिंक भी शेयर कर दूंगा, लेकिन उसमें क्या होगा, आपको 2-2 घंटे की क्लास मिलेगी 2 दिन की, तो वो देखना सबके लिए टफ हो जाएगा। इससे बढ़िया मैं यूट्यूब में सारे लेक्चर चॉप करके डालूंगा, जैसे एरे का एरे के नाम से होगा, फंक्शन का फंक्शन के नाम से होगा, डेटा वेरिएबल्स का डेटा वेरिएबल्स के नाम से होगा, ओप्स का ओप्स के नाम से होगा, तो आप उसको बहुत ईजिली देख सकोगे। लिंक आपको बता देता हूँ, जो लिंक आपको मिली थी जहाँ से आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना सीखा था, वहां से कर सकते हो, या फिर youtube.com/encino हल्द्वानी वाले सेशन में भी आप जाके देख सकते हो। ठीक है, ये लिंक है,
और या फिर जो आपको लिंक मिली थी ncon.in, आप यहाँ पे जाके भी उसको देख सकते हो। आपकी मर्जी है, आप जहाँ से देखना चाहो लिंक आप लोगों को मिल जाएगी। और कोई डाउट किसी को है अगर किसी भी चीज़ में, तो मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे शेयर करता हूँ, 7895273846। ठीक है, मेरा नाम है। किसी को भी कोई डाउट होगा तो मुझे इस नंबर पे मैसेज करके आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, वरना आप लोगों को मैसेज जिस नंबर से आ रहा है उसमें भी कोई क्वेरी अगर आपकी होगी तो उससे पूछ सकते हैं, और अगर किसी को डायरेक्टली मुझसे पूछनी है तो आप मुझसे इस नंबर पे पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट चीज हम फंक्शंस में देखते हैं, एक कॉन्सेप्ट आता है फंक्शन ओवरलोडिंग का। किसी को पता है इसके बारे में तो बताएं जल्दी से, और किसी को डाउट है इसमें तो जल्दी बताएं फंक्शन ओवरलोडिंग के कॉन्सेप्ट। मैसेज चैट में मैसेज कर दो फटाफट से। ओके, प्लीज एक्सप्लेन इट। ठीक है, और कोई? ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो उसमें होता क्या है, फंक्शन ओवरलोडिंग में जैसे मैंने आपको पहले ही बताया फंक्शन कैसे बनता है। बनता है रिटर्न टाइप, ठीक है, उसके बाद फंक्शन नेम, और उसके बाद क्या आते हैं पैरेंथेसिस के अंदर आर्गुमेंट्स। देखो फंक्शन ओवरलोडिंग का मतलब यही है, अगर मैं एक फंक्शन को दो अलग, मैं दो तीन नाम से, फंक्शन ओवरलोडिंग में क्या हो सकता है, या तो उसका रिटर्न टाइप अलग होगा या उसका नेम सेम होगा। ठीक है, नेम सेम है इसीलिए वो क्या है, फंक्शन ओवरलोडिंग है। नेम सेम है इसीलिए वो क्या है, फंक्शन ओवरलोडिंग है। ठीक है, और या तो उसका रिटर्न टाइप अलग होगा या उसमें जितने भी आर्ग्यूमेंट्स पास हो रहे हैं वो सब अलग होंगे। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल दिखाता हूँ। ठीक है, ये एग्जांपल हमने देखा था नेम। तो जैसे मैंने माई फंक बनाया एक, अब मैं एक और माई फंक बनाता हूँ कॉपी, और यहाँ पे मैंने क्या किया, कोई वेरिएबल पास नहीं किया। तो ये वेरिएबल तो पास करने पड़ेगा, कि चलो नहीं करते हैं। ठीक है, और ये हटा देता हूँ। ठीक है, अब देखो लास्ट टाइम जब मैंने डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स पास नहीं किए थे तो एरर आई थी यहाँ पे, बिकॉज एक बार सौरभ भेजा एक बार निपुण भेजा। इसको अगर रन कराते हैं, एग्जीक्यूट कराया, ठीक है, तो एग्जीक्यूट कराते देखो नेम कॉल्ड इज सौरभ, बिकॉज मैंने पहले क्या भेजा माई फंक में, सौरभ भेजा, दूसरी बार निपुण भेजा, तीसरी बार कुछ नहीं भेजा। तो तीसरी बार कुछ नहीं भेजा, लास्ट टाइम एरर आई थी, इस टाइम एरर नहीं है, ऐसा क्यों? फंक्शन ओवरलोडिंग। देखो फंक्शन हैविंग सेम नेम्स, दो फंक्शन के सेम नेम है, ये देखो इन दोनों के नेम सेम है, लेकिन डिफरेंस कहाँ है, इस एक बार मैंने क्या भेजा, इसमें सिर्फ एक आर्ग्यूमेंट्स भेजा, और इस बार मैंने कोई आर्ग्यूमेंट नहीं भेजा, है ना। तो ओवरलोडिंग ऐसे हो गई, यानी जब मैं बिना आर्ग्यूमेंट का फंक्शन कॉल करूंगा, बिना आर्ग्यूमेंट का फंक्शन कॉल करूंगा तो ये वाला फंक्शन कॉल होगा, और जब मैं कोई आर्ग्यूमेंट वाला फंक्शन कॉल करूंगा, जैसे ये दो कॉल किए, तो ये ऊपर वाला कॉल होगा, बिकॉज इसमें कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं हुआ है। वाई फंक्शन ओवर राइडिंग इज यूज, फंक्शन ओवर राइडिंग। अच्छा पहले ये बताओ फंक्शन ओवर राइडिंग क्यों बोला आपने? जल्दी बताओ फंक्शन ओवर राइडिंग। ठीक है, नहीं बता रहा आपको, नहीं। फंक्शन ओवरलोडिंग यूज इसलिए होती है बिकॉज हमें एक ही फंक्शन से अलग अलग काम कराने हैं। अगर जैसे क्लास में आप बनाओगे तो क्लास में एक नाम का फंक्शन होगा, नहीं मिस्टेक नहीं है, फंक्शन ओवरराइडिंग भी बोलते हैं। फंक्शन ओवरराइडिंग जब हम क्लास में मेंबर्स बनाते हैं तो उसे फंक्शन ओवरराइडिंग बोलते हैं। ठीक है, और जब हम बिना क्लास के यूज हैं तो उसको ओवरलोडिंग बोलेंगे। ठीक है, मिस्टेक नहीं है, फंक्शन ओवरराइडिंग भी होता है कॉन्सेप्ट। तो जैसे मैंने एक ही फंक्शन को दो बार बना दिया, एक तरीका तो ये जब आप आर्ग्यूमेंट के थ्रू ओवरलोडिंग करा रहे हो, दूसरा तरीका अगर मैं इसका रिटर्न टाइप क्या कर रहा हूँ इंट,
ठीक है, मैंने यहाँ रिटर्न टाइप क्या कर दिया, इंट, और यहाँ भी स्ट्रिंग नेम कॉपी पेस्ट। ठीक है, दोनों जगह आ गया है, और चीज़ें भी सेम रख लेते हैं फिर, अगर दोनों जो आ ही गए तो। ठीक है, अब देखो, अब तो कोई डिफरेंस नहीं है ना, लेकिन डिफरेंस क्या है, एक यहाँ जगह यहाँ पे क्या है, इंट है, और एक जगह यहाँ पे क्या है, मेन है। तो जो इंट वाला है, अगर उसमें मैं करता हूँ x इज इक्वल टू, और इंट वाले में कुछ रिटर्न टाइप तो होगा ही होगा पक्का, रिटर्न 0। तो देखो, एक जगह मैंने क्या लिया है, x इज इक्वल टू सौरभ, एक जगह कोई होने क्या, इसको एग्जीक्यूट करते हैं, कहीं पे एरर रही है, क्या एरर रही है देखते हैं। अच्छा, x डिफाइंड नहीं है, इंट x, ये एरर थी या कोई और एरर भी थी, फिर देखते हैं थोड़ी देर में। अच्छा, और एरर्स भी हैं, नोट all declaration int my function, ambiguous declaration of void my function। टेंथ में और फिफ्थ में एरर दिखा रहा है, एक बार देख लेते हैं क्या है टेंथ और फिफ्थ में। ठीक है, कंपाइलर तो यहाँ पे मना कर रहा है, लेकिन अगर आप टर्बो में करोगे तो टर्बो में चलेगा। ठीक है, आप यहाँ पे डबल इंट वॉइड करके कुछ भी लोगे तो चल जाएगा। तो अब किसी को दिक्कत है फंक्शन ओवरलोडिंग में तो बताओ जल्दी से। रिस्पॉन्ड कीजिए प्लीज। सर कैन यू एक्सप्लेन रिकर्शन? रिकर्शन कुछ नहीं होता है, एक ही फंक्शन के अंदर अगर जैसे माई फंक्शन है, इसके अंदर आप दोबारा माई फंक्शन को कॉल करा दोगे। ठीक है, सेम फंक्शन के अंदर, सॉरी किसी फंक्शन के अंदर उसी फंक्शन को दोबारा कॉल करा दिया तो उसको क्या बोलते हैं, रिकर्शन। तो फंक्शन अपने ही लूप में चलता रहेगा। इस केस में आपको रिटर्न लगाना जरूरी है, ब्रेक लगाना बहुत जरूरी हो जाता है, कोई कंडीशन के थ्रू हम उसको ब्रेक करा देते हैं। ठीक है, और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, फंक्शन रिकर्जन होता है अगर सेम फंक्शन को हम उसी के अंदर दोबारा से कॉल करा दें तो उसको हम बोलते हैं फंक्शन रिकर्शन। और कोई डाउट किसी को? अगर आपको रिकर्शन का एग्जांपल समझना है तो आप, जैसे हम फैक्टोरियल करते हैं, बिकॉज फैक्टोरियल में जो आंसर आता है उसी को खुद से मल्टीप्लाई करना होता है बार बार, इसलिए हम रिकर्शन में, सॉरी फैक्टोरियल में रिकर्शन वाला यूज कर लेते हैं, और कोई मेथड नहीं होता है। और कोई डाउट किसी को? नो सर, नो सर। ओके, कोई और डाउट किसी को? अब आप कोई भी डाउट पूछ सकते हो, सेशन ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, तो किसी का कोई भी डाउट हो तो बताओ, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग। ठीक है, और कोई? सारे क्वेश्चन बताओ एक एक करके।
और किसी कोई क्वेश्चन नहीं है? ठीक है, तो इनका क्वेश्चन का आंसर दे देता हूँ। देखो, ओवरलोडिंग में मैंने आपको क्या बताया, आर्ग्यूमेंट्स अलग होनी चाहिए, है ना। आर्ग्यूमेंट्स अलग होनी चाहिए, लेकिन जब आप ओवरराइडिंग की बात करते हैं तो क्लास मैंने इसलिए बोला बिकॉज आप नॉर्मली अगर ओवरराइडिंग करोगे तो एरर दे देगा, लेकिन अगर आपने क्लास का कॉन्सेप्ट है, क्लास बनाई है, तो क्लास में जब हम इनहेरिटेंस करते हैं तो उसके बाद दोनों क्लास में डिफरेंस बिटवीन एल्गोरिदम एंड प्रोग्राम, ठीक है बताता हूँ। तो जब हम क्लास में इनहेरिटेंस करते हैं, अगर दोनों क्लास में, सब क्लास और बेस क्लास दोनों के पास ऐसा फंक्शन है जिसके आर्ग्यूमेंट्स भी सेम है, जिसका रिटर्न टाइप भी सेम है और जिसका नेम भी सेम है, तो एम्बिग्यूटी की सिचुएशन आ जाती है। तो कौन सा फंक्शन कॉल्ड होगा, उसको क्या बोलते हैं, ओवरराइडिंग। ठीक है, तो ओवरराइडिंग में क्या होता है, आपके आर्ग्यूमेंट्स भी सेम होते हैं और रिटर्न टाइप भी सेम होता है। ठीक है, और फंक्शन का नेम तो सेम होता ही होता है। तो जब आपका मेथड नेम भी सेम हो और आपके रिटर्न आर्ग्यूमेंट्स भी सेम हो, जिसको हम पैरामीटर्स भी बोलते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, ओवरराइडिंग। अगर आपका कोई भी एक चीज भी अलग होगी, सॉरी, अगर नेम तो सेम हो गई होगा तो अब अलग क्या हो सकता है, पैरामीटर्स अलग हो सकते हैं, है ना। तो उसको हम बोलेंगे फंक्शन ओवरलोडिंग। तो ओवरराइडिंग इसलिए आपको क्लास के अंदर देखने को मिलती है और ओवरलोडिंग आपको नॉर्मली देखने को मिलती है। अगर क्लास में भी पैरामीटर्स डिफरेंट है और नेम सेम है तो वहां पे भी हम उसको ओवरलोडिंग बोल सकते हैं। अब किसने पूछा डिफरेंस बिटवीन एन एल्गोरिदम और प्रोग्राम। देखो, एल्गोरिदम, प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्राम में होता है स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन, है ना। स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन होता है, और एल्गोरिदम क्या होता है, किसी भी प्रोग्राम को बनाने के लिए जो टेक्निक चाहिए होती है उसको बोलते हैं एल्गोरिदम। सिंपल। कैन फंक्शन बी डिस्टिंग्विश ऑन द बेस ऑफ कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस इन फंक्शन ओवरलोडिंग। ये क्या बोला मैंने? नहीं, ऐसे डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते आप। और कोई क्वेश्चन किसी का? ठीक है, अगर किसी का और कोई डाउट नहीं है। अच्छा, किसी का मैसेज आया अभी, व्हाट इज स्टोरेज क्लास। अच्छा, देखो, स्टोरेज क्लास कुछ नहीं होती है। अगर आपको जैसे कोई भी वेरिएबल है आपका, ठीक है, तो उसकी जो भी, जैसे बोलते हैं ना, मेटा डेटा बोलते हैं हम किसी को भी। मेटा डेटा मतलब क्या होता है, डेटा अबाउट एन डेटा। तो स्टोरेज क्लास कुछ नहीं होती है। अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन अगर आपको पास करानी है तो उसको स्टोरेज क्लास के अंदर कर सकते हैं। ये सब तो आप थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, तो ऐसे भी पढ़ सकते हो आप। मैंने आपको पेज का नाम बताया था, गिग्स फॉर गिग्स। अगर कोई भी दिक्कत होती तो आप वहां से कंसल्ट कर सकते हो। और कोई डाउट किसी को? तो मैं फटाफट से बता देता हूँ। हाँ, सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड करना है बता देता हूँ मैं आप लोगों को। कुछ नहीं करना है आपको, ncino.in में जाना है। को लीव कर देते हैं। तो जब आप ncino.in के पास खुल जाएगा पेज, तो अगर ये पॉपअप खुलता है तो गुड, आप यहाँ से ये डाउनलोड सर्टिफिकेट्स में क्लिक करके सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। अगर ये पॉपअप किसी का नहीं खुलता है तो यहाँ पे देखिए सर्टिफिकेट्स लिखा है, सर्टिफिकेट्स में क्लिक करेंगे तो आपका ये पेज खुलेगा। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, पुरानी वर्कशॉप्स की डेट यहाँ पे डाल रखी है हमने सारी की सारी। आप उस डेट में पहले सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद ईमेल आईडी एंटर करेंगे अपनी, जिससे आपने रजिस्ट्रेशन किया है, सबमिट करेंगे। तो अगर आपका सबमिट करने पे डाउनलोड ऑप्शन आ जाएगा तो आप समझ लेना कि आपका, आपने रजिस्ट्रेशन किया है। अगर ऐसा कुछ एरर आता है तो यानी आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। ठीक है, तो जिसका रजिस्ट्रेशन होगा उसका सर्टिफिकेट इजीली डाउनलोड हो जाएगा, और आपको ये लिंक मिल जाएगी। जब आपके सर्टिफिकेट्स विद इन अ डे और टू रेडी हो जाएंगे, आपको मैसेज आ जाएगा। और कोई डाउट किसी का अगर है तो?